हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं कि आपके कक्षा 7वीं की परीक्षा चालू है आपके 8 अप्रैल से। तो 8 अप्रैल को आपका विज्ञान का पेपर है। इस पेपर में कैसे आपके प्रश्न आने वाले हैं, कौन कौन से प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण हैं जिनको आपको पढ़ना है और ज़रूर से इन प्रश्नों को पढ़ करके जाना है। तो उन प्रश्नों को हम देखते हैं आज। तो सबसे पहले आपके 1 से 10 तक वैकल्पिक प्रश्न आएंगे। तो वैकल्पिक प्रश्न में देखते हैं, जैसे विज्ञान विषय में सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे, कवक अपने पोषण के लिए पोषक तत्व मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, ये क्या कहलाते हैं? तो ये क्या कहलाते हैं बच्चों? मृतजीवी कहलाते हैं। तो मृतजीवी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है इसमें, जैसे वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह क्या कहलाता है? तो वह क्षुद्रांत कहलाता है। तो क्षुद्रांत इसका सही आंसर होगा आपका स नंबर का। अगला प्रश्न देखते हैं, जैसे इसमें लिखा है, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है? तो ऊन किससे प्राप्त नहीं होता है? तो घने बालों वाले कुत्ते से प्राप्त नहीं होता है, बाकी बकरी से ऊन प्राप्त होता है, ऊंट से भी होता है और याक से भी होता है। तो द नंबर इसका सही आंसर होगा। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसे ही प्रश्न आपके सारे विषय के जो भी मैं यहाँ पे डालूँ महत्वपूर्ण प्रश्न वो आपको मिल सकें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, और इन प्रश्नों में से लगभग 80% प्रश्न आपके परीक्षा में ज़रूर फंसेगा। तो चैनल सब्सक्राइब करके इन वीडियोस को देखना, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। आपको मैं आपके पूरे विषय हैं, जितने भी विषय हैं, अंग्रेजी, विज्ञान, संस्कृत, गणित, हिंदी, विज्ञान, सारे विषय के वीडियोस मैं आपको यहाँ पे दूंगा, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो उनको देखने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगला प्रश्न है इसमें, जैसे सेल कणों के अतिरिक्त मृदा में होते हैं, क्या होते हैं? तो यहाँ पे क्या होते हैं? सेल कण के अतिरिक्त सेल कण तो होते ही हैं, और क्या होते हैं? खनिज, जैव पदार्थ, जल और वायु यहाँ पे होते हैं। तो आपका स नंबर का इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर क्या होती है? तो उसकी श्वसन दर होती है 15 से 18 प्रति मिनट होती है। अगला प्रश्न है, पादपों में जल का परिवहन होता है किसके द्वारा? तो जाइलम के द्वारा जल का परिवहन पादपों में होता है। तो इस प्रकार से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ऐसे आपको उसके आंसर लिखना है। अगला प्रश्न है इसमें, जैसे बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है, कौन सा है? तो डबल रोटी का जो फफूंद है वो आपको बीजाणु उत्पन्न करने वाला पादप जीव है। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका, चाल का मूल मात्रक क्या है? तो चाल का जो मूल मात्रक है वो क्या है? मीटर प्रति सेकंड चाल का मूल मात्रक है। तो मीटर प्रति सेकंड इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसके खालिस्तान टर्मिनल को निरूपित करती है। तो धनात्मक टर्मिनल को निरूपित करती है। जो विद्युत सेल होता है आपका इस प्रकार से, तो जो लंबी रेखा है वो किसको निरूपित करती है? आपके धनात्मक टर्मिनल को निरूपित करती है। अगला प्रश्न है आपका 10वां नंबर का यहाँ पे, कि डेविड अपने प्रतिबिंब है ना, डेविड अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है। दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है तो डेविड तथा उसके प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? तो उसकी दूरी आएगी बच्चों 6 मीटर। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिखेंगे 6 मीटर। अब यहाँ से आपके लघुत्तरी प्रश्न आ जाते हैं। आपके वैकल्पिक प्रश्न समाप्त हो गए। तो लघुत्तरी प्रश्न में यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो इनको आप जरूर से देखिएगा। जैसे देखें यहाँ पे प्रश्न 11 है, पित्त कहाँ निर्मित होता है? यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? तो इसके उत्तर में लिखिएगा आप कि पित्त रस यकृत में निर्मित होता है। यह भोजन के घटक वसा के पाचन में सहायता करता है। अगला प्रश्न है, क्या आसुत जल अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होता है? इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे यहाँ पे कि आसुत जल जो है वह उदासीन होता है, और इसकी जांच करने के लिए 2 परख नली में आसुत जल लेकर इसमें एक में लाल लिटमस पत्र और दूसरे में नीला लिटमस पत्र हम डालते हैं, और दोनों पत्र के लिटमस पत्र के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आसुत जल ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। अतः आसुत जल कैसा होता है? उदासीन होता है। इस प्रकार से हम इसका लिख सकते हैं परीक्षण करके।
अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने पर उसका जंग लगने से बचाव किस कारण होता है। ये आपका वेरी आईएमपी प्रश्न है, ये जरूर पूछ सकता है, तो इन प्रश्नों को आप जरूर से तैयार करके जाना पेपर से पहले। 8 तारीख को आपका विज्ञान का पेपर है। तो आइए देखते हैं, इस प्रश्न का उत्तर है कि जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जलवाष्प की उपस्थिति आवश्यक होती है। लोहे के गेट को इसके संपर्क में आने से बचाने के लिए इस पर पेंट कर देते हैं। पेंट की तरह लोहे को इसके संपर्क में नहीं आने देती है और लोहे का गेट जंग लगने से बच जाता है। इस प्रकार से हम इसका आंसर लिखेंगे। इसके बाद आपका अगला नंबर का प्रश्न है यहाँ पे 14 नंबर का, कि यदि क्या होगा यदि रक्त में पट्टिकाणु नहीं होंगे। तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि पट्टिकाणु जो है चोट लगने पर थक्का जमने में सहायक होते हैं, है ना। मतलब जब हमको चोट लग जाती है तो रक्त का थक्का जमते हैं, तो कौन सहायक होता है, पट्टिकाणु सहायक होते हैं। रक्त में यदि पट्टिकाणु नहीं होंगे तो चोट लगने पर थक्का नहीं जमेगा। थक्का न जमने से शरीर से अधिक रक्त बह जाएगा, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो इस प्रकार से हम प्रश्न नंबर 14 का आंसर लिखेंगे बच्चों। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, मुकुलन विधि को उदाहरण सहित समझाइए। आपका मुकुलन विधि भी बहुत महत्वपूर्ण है, आईएमपी प्रश्न है, ये जरूर पूछ सकता है। तो मुकुलन विधि को उदाहरण सहित समझाना है। तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि मुकुलन विधि में कोशिका से एक उभार के समान बाहर की ओर एक रचना निकलती है, इसे मुकुल या कली कहते हैं, है ना। पुष्प में निकलती है कली। तो यह मुकुल वृद्धि करता है और परिपक्व होकर मात्र कोशा से अलग हो जाता है तथा स्वतंत्र होकर कार्य करता है। कभी कभी मुकुल मात्र कोशा में लगे रहकर भी नए जीव उत्पन्न करता है। जैसे उदाहरण के लिए थोड़ा यीस्ट पाउडर लेकर इसे एक ऐसे बर्तन में डालते हैं जिसमें कुछ जल हो। इस जल में एक चम्मच शक्कर डालकर घोल लेते हैं। कुछ समय बाद कोसा से एक उभार के समान मुकुल निकलते हैं। इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से हम क्या समझते हैं, इसको हमको लिखना है। तो इसके उत्तर में लिख सकते हैं कि जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है और वह तप्त हो जाता है, मतलब वह गर्म हो जाता है, जिससे विद्युत धारा के तापीय प्रभाव हम कहते हैं। इस प्रकार से हम इसका आंसर लिखेंगे। अगला है इसमें फिर अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए। तो अवतल दर्पण जो होता है उसका उपयोग लिखना है कि कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है। तो दर्पण से भी आपका एक प्रश्न जरूर पूछेगा। तो देखो यहाँ पे लिखा है, जैसे दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, मतलब दांत के डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा उपयोग किया जाता है। दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, जैसे प्रश्न नंबर 18 दिया है आपका, क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को अलग करने के लिए किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। तो हम उत्तर में लिखेंगे कि विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने में नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक चुंबकीय पदार्थ नहीं है। इस प्रकार से इसका आंसर हम लिख देंगे। अगला प्रश्न है बच्चों 19 नंबर का आपका, कि कोई धावक, मतलब जो दौड़ता है ना, वो दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी गहरी सांस लेता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो उत्तर में लिखेंगे कि धावक को दौड़ने के लिए अधिक अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दौड़ने के बाद उसकी श्वसन दर बढ़ जाती है और वह तेजी से गहरी गहरी सांस लेने लगता है और इसके परिणाम स्वरूप अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाती है। इस प्रकार से हम 19 का आंसर लिखेंगे। इसके बाद आपका 20 नंबर का प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन को उदाहरण से समझाइए। ये भी आपका आईएमपी प्रश्न है, पूछ सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ बच्चों, सारे प्रश्न आप पेपर के पहले जरूर से पढ़ के जाना, क्योंकि इनमें से बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपके परीक्षा में आ सकते हैं। तो इनको प्रश्न को पढ़ने से आपका पेपर बहुत अच्छा बनेगा। देखते हैं, भौतिक परिवर्तन को उदाहरण से समझाइए। तो ऐसे परिवर्तन जिनमें केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था या भौतिक गुण में परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे शक्कर का जल में घुलना और लोहे का चुंबक बनना, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, अब आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न आ जाएंगे। 21, 22, 23, 24 4 प्रश्न होंगे जो जिनका उत्तर आपको बहुत बड़ा सा लिखना है, थोड़े ज़्यादा बड़े बड़े लिखना है आपको। वहाँ पे लिखने के लिए जगह दी जाएगी, उसमें लिखना है आपको। तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न में हम 21 नंबर में देखते हैं। प्रश्न है आपका, जैसे आप पत्ती में मंड मतलब स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। तो परीक्षण करके बताना है। उत्तर में हमको जैसे लिखना है यहाँ पे, एक गमले में लगे हुए पौधे को 24 घंटे तक अंधेरे में हम रख देते हैं, जिससे उसकी पत्तियां मंड रहित हो जाती है, मतलब उसमें मंड समाप्त हो जाता है। इस पौधे की पत्ती के
दोनों तरफ के कुछ भाग को एक काले कागज से क्लिप की सहायता से ढककर गमले को सूर्य के प्रकाश में हम रख देते हैं। 5-6 घंटे बाद उस पत्ती को तोड़कर अल्कोहल में उबालकर रंगहीन कर लेते हैं, है ना। इसके बाद पत्ती पर आयोडीन का घोल डालते हैं। पत्ती का जो भाग काले कागज से ढका था वह नीला हो जाता है तथा शेष भाग नीला नीला नहीं होता है, मतलब पत्ती का जो भाग काले कागज से ढका था वह नीला नहीं होता और जो शेष भाग है वो नीला हो जाता है। काले कागज से ढके हुए भाग को प्रकाश नहीं मिल पाता, इस कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उसमें नहीं हो पाती है तथा शेष भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होना स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। इस प्रकार से हम 21 का उत्तर लिख सकते हैं। यहाँ आप देख लीजिए कैसे लिखना है और इसी प्रकार से आप वहाँ पे उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है 22 नंबर में आपका, जैसे क्या हम केवल हरी सब्जियों या घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं, चर्चा कीजिए। तो उसके उत्तर में लिखना है बच्चों कि मनुष्य अपने शरीर की अनेक जैविक क्रियाएं करता है ना, बहुत सारी जैविक क्रियाएं करता है और इन जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता उसे होती है और यह ऊर्जा हमें भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। अपने शरीर की क्रियाशीलता बढ़ाने, वृद्धि हेतु, ऊतकों की मरम्मत हेतु, उपापचयी नियंत्रण हेतु सभी क्रियाओं के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। इन सभी क्रियाओं के लिए ऊर्जा हमको केवल हरी सब्जियां, घास से प्राप्त नहीं हो सकती और इन क्रियाओं के लिए हमें विभिन्न खाद्य पदार्थ जैसे विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जल, लवण आदि की आवश्यकता होती है जो केवल हरी सब्जियां, घास से संभव नहीं है। अतः जीवन निर्वाह करने के लिए हरी सब्जियां, घास ही काफ़ी नहीं है, हमें और भी चीज़ें चाहिए होती है। इस प्रकार से हम इसका आंसर लिखेंगे। इसके बाद 23 नंबर का प्रश्न है आपका, समझाइए कि मृदा कैसे बनती है। तो इसके उत्तर में लिखना है बच्चों कि मृदा का निर्माण लाखों वर्ष की प्रक्रिया है। पवन, जल और जलवायु की क्रिया से सैलों के टूटने से मृदा का निर्माण होता है। यह क्रिया अपक्षय कहलाती है। क्या कहलाती है? अपक्षय कहलाती है। चट्टानों की दरारों में पानी भरा रहता है। तापक्रम कम होने के कारण पानी बर्फ के रूप में बदल जाता है और बर्फ के रूप में आने पर उसका आयतन बढ़ जाता है। यह बर्फ चट्टानों में फैलती है तो वायुदाब और तापक्रम की प्रक्रिया के द्वारा चट्टानें चटक कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है जिससे कि मिट्टी का निर्माण होता है। तो इस प्रकार इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए और देख लीजिए किस प्रकार से आपको लिखना है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हो सकता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता क्यों होती है। तो उसके उत्तर में लिखेंगे कि शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि रक्त ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन्स एवं अन्य आवश्यक पदार्थ को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है। दूसरा लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य उत्सर्जी पदार्थ को शरीर के विभिन्न भागों से लाकर फेफड़े एवं अन्य उत्सर्जी अंगों की सहायता से इसे निष्कासित करता है। और तीसरा हम लिख सकते हैं कि उपापचय में बने विषैले एवं हानिकारक पदार्थों को हानि रहित बनाने के लिए यकृत में ये भेजता है। इस प्रकार सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो मैं अभी आपको यहाँ जो 24 प्रश्न बताया हूँ, इन 24 प्रश्नों को आप परीक्षा से पहले ज़रूर से तैयार कर लें ताकि ये प्रश्न आपके पेपर में आए तो आप बहुत अच्छे से इसका उत्तर लिख सकें। और ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफ़ी सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये प्रश्नों को आप ज़रूर से पढ़ें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।